हेलो वेलकम गाइस। आज हम कवर करेंगे पीपीएस का यूनिट 1। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम पूरा यूनिट अच्छे से कवर करेंगे। डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। पीवाईक्यू जल्द ही अपलोड करे जाएंगे एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट टॉपिक जिससे हम लोग शुरू करेंगे वो है फंक्शनल यूनिट्स डिजिटल कंप्यूटर में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम कंप्यूटर के वर्किंग को शो करता है, कैसे डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और फिर कैसे हमें आउटपुट मिलता है। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज कैलकुलेटर में 3+5 का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले डेटा इनपुट यूनिट में आता है। यहाँ हम कीबोर्ड से 3+5 जो हमने डेटा एंटर किया है उसको ये कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है। फिर आता है हमारा ये स्टोरेज यूनिट। अब ये डेटा स्टोरेज यूनिट में जाता है। स्टोरेज यूनिट में होता है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज जो कि होती है हमारी रैम, और सेकेंडरी स्टोरेज जो कि होती है हमारी हार्ड डिस्क। बात करते हैं हम लोग प्राइमरी स्टोरेज की। ये जो प्राइमरी स्टोरेज है ये टेम्प्रेरी होती है। यहाँ 5 और 3 टेम्प्रेरी स्टोर होते हैं कैलकुलेशन के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट होती है, जैसे कैलकुलेटर, ऐप या प्रोग्राम हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। उसके बाद आता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स भेजना। ये सबको इंस्ट्रक्शन देता है। ये डिसाइड करता है कि एएलयू को क्या ऑपरेशन करना है। यहाँ एडिशन ऑपरेशन है, ये कंट्रोल भेजता है। ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं इसका मतलब है ये कंट्रोल फ्लो है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू एक्चुअल कैलकुलेशन करता है। यहाँ एएलयू 3+5 को सॉल्व करता है और रिजल्ट 8 देता है। आउटपुट यूनिट। अब फाइनल रिजल्ट आउटपुट यूनिट के थ्रू यूज़र को मिलता है। यहाँ पर डिस्प्ले में 8 शो हो जाता है। तो अगर आप पूरा फ्लो समझेंगे तो सबसे पहले डेटा इनपुट यूनिट में आता है, फिर वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में चेंज होकर के प्राइमरी स्टोरेज यानी कि रैम में आता है। फिर वो सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू में जाने के बाद उसका प्रोसेस होता है, और फिर वो अगर स्टोर करने की ज़रूरत है तो वो जाके स्टोरेज यूनिट में स्टोर हो जाता है, या फिर रिजल्ट शो हो जाता है। इस तरह कंप्यूटर एक सिंपल सा कैलकुलेशन भी मल्टीपल यूनिट्स के कोऑर्डिनेशन से करता है। तो ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने समझ लिया। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेवरल फंक्शनल यूनिट दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म ऑपरेशंस। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कैसे सारे यूनिट्स मिल करके डेटा को प्रोसेस करते हैं। नाउ कम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेटिंग ऑल अदर कंपोनेंट्स। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है। द सीपीयू इज द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल एंड परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस। सीपीयू मेन प्रोसेसिंग यूनिट है जो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना सीपीयू का काम है। द सीपीयू प्रोसेसेस डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड मैनेजेस सिस्टम ऑपरेशंस। सीपीयू डेटा प्रोसेस करता है, कैलकुलेशंस करता है और सिस्टम मैनेज करता है। द सीपीयू कंसिस्ट मेनली ऑफ एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। सीपीयू के मेन पार्ट होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू का काम होता है लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स भेजकर बाकी जो यूनिट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना। और रजिस्टर एक टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है जो कि सीपीयू के पास ही लोकेटेड होती है। Arithmetic logic unit. The ALU is a component of the CPU that performs all arithmetic and logical operations. ALU CPU का वो पार्ट है जो कैलकुलेशन और लॉजिकल काम करता है। इट कैरीज आउट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जितनी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं एएलयू परफॉर्म करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल कंपैरिजन सच एज एंड, और एंड नॉट। ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो भी एएलयू ही परफॉर्म कर रहा होता है। द एएलयू प्रोसेसेस डेटा बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। एएलयू कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। कोई जितने भी यूनिट है जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है कंट्रोल यूनिट से वैसे ही काम कर रहे होते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड कैलकुलेशंस विद इन द कंप्यूटर। एएलयू डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंट्रोल यूनिट। द सीयू मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोल यूनिट डेटा फ्लो कंट्रोल करता है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में। इट डज नॉट परफॉर्म कैलकुलेशंस। ये कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा होता, बट इंश्योर दैट ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम वर्क टुगेदर प्रॉपरली। इसका मेन काम है इंस्ट्रक्शंस भेजना और बाकी यूनिट्स को गाइड करना। इट एक्ट एज अ सुपरवाइजर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ प्रोग्राम। ये सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं और सीक्वेंस कंट्रोल करता है। इनपुट यूनिट। द इनपुट यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। जैसा कि आपको बताया, इनपुट यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए यूज़ होते हैं।
इट कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। डेटा को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है इनपुट यूनिट। कॉमन इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन। आउटपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट इज अ component of a computer system that present the process data to the user। आउटपुट यूनिट प्रोसेस डेटा यूज़र को दिखाता है। इट कन्वर्ट्स द मशीन रीडेबल रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। अब आउटपुट यूनिट का काम इनपुट यूनिट के अपोजिट है। ये मशीन रीडेबल जो रिजल्ट्स हैं उनको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। और जो हमारा अगला है वो स्टोरेज यूनिट। द स्टोरेज यूनिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज़। स्टोरेज यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को फ्यूचर के लिए स्टोर करता है। इट प्रोवाइड्स डेटा टू द मेमोरी एंड CPU वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। जब भी ज़रूरत हो CPU को डेटा प्रोवाइड करता है। स्टोरेज इज मेनली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी स्टोरेज, रैम, रोम एंड सेकेंडरी स्टोरेज एक्सटर्नल डिवाइसेस। जो प्राइमरी स्टोरेज है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है या कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है तो उसको पहले रैम में लोड करना होता है, तो इसलिए प्राइमरी स्टोरेज का यूज़ आता है। और सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। डेटा इज प्रेजेंट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इस सेकेंडरी स्टोरेज, जब हम लोग परमानेंट स्टोरेज करना होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पर डेटा कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद भी स्टोर रहता है। बट वेयर एज ऑन द अदर हैंड रैम में वो चीज़ नहीं रहती है और डेटा इरेज हो जाता है। द स्टोरेज यूनिट इंक्लूड्स डिवाइसेज लाइक हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव एंड CDs। सेकेंडरी स्टोरेज में ये सेकेंडरी स्टोरेज की ये सब एग्जांपल हैं। तो अगर इन नेटशल समझें हम लोग कंप्यूटर का जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। एज एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग 5+3 अगर इनपुट दे रहे हैं तो तब इनपुट यूनिट डेटा को लेता है। इनपुट यूनिट इस डेटा को लेता है और CPU जो है हमारा CPU इस डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोरेज सपोर्ट देता है और आउटपुट यूनिट रिजल्ट दिखाता है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेमोरी हायरार्की। अब मेमोरी हायरार्की समझने के लिए पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम मेमोरी हायरार्की को दिखाता है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज यूज़ होती हैं कंप्यूटर में उनको ये स्पीड, साइज़ और कॉस्ट के बेसिस पर अरेंज करता है। ये इंक्रीज़ इन साइज और टाइम है जैसे नीचे जाते हैं, और ऊपर जाने पर इंक्रीज़ इन स्पीड और कॉस्ट है। सबसे नीचे होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। यहाँ डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे जो एप्लीकेशंस होते हैं, सपोज़ जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था कैलकुलेटर यूज़ कर रहे थे, तो जो कैलकुलेटर है वो एक एप्लीकेशन है और वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ये मेमोरी सबसे बड़ी होती है, लाइक ये TBs में एग्जिस्ट करती है, 1 TB, 2 TB, और लेकिन स्पीड में सबसे स्लो होती है। उसके ऊपर आती है मेन मेमोरी यानी कि रैम। ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है जहाँ प्रोग्राम रन होता है। जैसे जब आप कैलकुलेटर ओपन करते हो तो वो रैम में लोड होता है। ये इस वाली स्टोरेज से फास्ट होता है, बट इसका साइज़ छोटा होता है, लाइक 8 GB, 16 GB, ये GBs में एग्जिस्ट करती हैं। उसके ऊपर होती है कैश मेमोरी क्या होता है? ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है। जैसे अगर कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, उस पर बार बार एडिशन हो रहा है तो वो डेटा कैश में आ जाता है। ये रैम से फास्ट होती है लेकिन साइज़ और भी छोटा होता है, इसका साइज़ MBs में होता है। सबसे ऊपर होती है रजिस्टर मेमोरी। ये CPU के अंदर होती है और सबसे फास्ट होती है। इसको CPU के सबसे क्लोजेस्ट लगाया जाता है। एडिशन के टाइम जो 5 और 3 हम लोग यूज़ कर रहे थे वो रजिस्टर मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये मेमोरी बहुत छोटी होती है लेकिन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इसका साइज़ कुछ KBs में होता है, बट ये CPU के सबसे पास होती है, इसलिए इसको CPU सबसे जल्दी एक्सेस कर सकता है। ऊपर जाने पर स्पीड और कॉस्ट बढ़ती है, मतलब रजिस्टर्स फास्टेस्ट हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, और नीचे आने पर साइज़ बढ़ता है और स्पीड कम होती है, मतलब हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है लेकिन स्लो होती है। अब जितना मैंने आपको ये सब समझाया, ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। रजिस्टर्स के बारे में, कैश मेमोरी के बारे में, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए इसका भी एक कंट्रोल फ्लो समझते हैं। इसका एक डायग्राम, जैसे सपोज़ करिए कि आपको कोई मूवी देखनी है, तो मूवी देखने के लिए आपको डिस्प्ले की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपकी मूवी चलेगी, आपको स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको उसका ऑडियो सुनाई देगा, और आपकी मूवी जो है वो हार्ड डिस्क में कहीं स्टोर होगी तो उसको रीड करना होगा।
तो ये सब काम अगर आपको एक हार्डवेयर दे दिया जाए, आपको हार्ड डिस्क दे दी जाए, स्पीकर दे दी जाए, डिस्प्ले दे दी जाए, आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत होती है आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप यूज़र हैं, आपने कोई एप्लीकेशन मूवी देखने के लिए लाइक MX प्लेयर या VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किया, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये सब चीज़ों से जो भी हार्डवेयर में यूज़ होगा, डिस्प्ले, स्पीकर और हार्ड डिस्क, इनसे आपको इंटरेक्ट करवाएगा और आप अपना काम कर सकेंगे। बात करते हैं डेफिनेशन की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर के सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे CPU, मेमोरी और ऐप्स को। The OS controls the execution of programs and coordinates the activities of different components. OS डिसाइड करता है कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और सब कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, जैसे वीडियो प्ले करते टाइम ऑडियो, वीडियो और CPU सब सिंक में होते हैं। इट प्रोवाइड्स ए यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। ये यूज़र को ईजी इंटरफेस देता है जिससे ऐप्स ईजिली यूज़ कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसको कोई यूज़ नहीं करना चाहेगा। आप जैसे देख लीजिए विंडोज़ और मैक हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा ही यूज़र फ्रेंडली होते हैं, बट वहीं अगर आप लिनक्स देखा होगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कई यूज़र्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। फंक्शंस ऑफ OS। डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। OS सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका स्पीकर हो गया। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम। OS को पता होता है कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। द OS यूजेस डिवाइस ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस। OS डिवाइस ड्राइवर का यूज़ करता है, जैसे आप अपने PC पर जब वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एक वाईफाई ड्राइवर इंस्टॉल होता है। स्पीकर्स का यूज़ करना है तो स्पीकर के लिए ड्राइवर इंस्टॉल होता है, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। इट allocates devices to different purposes and ensure proper usage. OS डिवाइसेस को अलग अलग प्रोग्राम्स को असाइन करता है और इंश्योर करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इट ऑल्सो हैंडल्स डिवाइस शेड्यूलिंग एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन प्रोसेसेस। OS डिसाइड करता है कौन सा डिवाइस कब यूज़ करेगा और क्लैश होने से बचाता है। ये चीज़ आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट हैं, और उसमें आप ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डिवाइस शेड्यूलिंग होती है और डेडलॉक जैसी कंडीशंस ना अकर हों। प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। OS प्रोग्राम्स को रन करने का काम हैंडल करता है। इट क्रिएट्स शेड्यूल्स एंड टर्मिनेट्स प्रोसेसेस। OS प्रोसेस को क्रिएट करता है, शेड्यूल करता है और फिनिश होने पर क्लोज कर देता है। द OS एलोकेट्स CPU टाइम टू डिफरेंट प्रोसेस फॉर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। OS CPU टाइम सब प्रोसेसेस में डिवाइड करता है ताकि सब स्मूथली चले। अब ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस P1 है और कोई प्रोसेस P2 है, तो P1 ही सारा टाइम ले रहा है CPU का और P2 को कोई भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से CPU एलोकेट्स उसको कि दोनों प्रोसेस स्मूथली चल सकें। इट इंश्योर्स सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस। OS इंश्योर करता है कि प्रोसेसेस एक दूसरे से प्रॉपरली सिंक हों और कम्युनिकेशन करें। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी मैनेजमेंट OS का फंक्शन है जो रैम को मैनेज करता है। इट एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू डिफरेंट प्रोसेसेस। अब जैसे कोई भी प्रोसेस है, मान लीजिए P1 प्रोसेस है, तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए रैम में कुछ स्पेस चाहिए रहेगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में इसको मेमोरी एलोकेट कराता है, और जब P1 कंप्लीट हो जाता है तो वो जो मेमोरी है उसको डीएलोकेट भी करता है। OS कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी यूसेज एंड अवेलेबिलिटी। OS ट्रैक करता है कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है और कितनी फ्री है। इट इंश्योर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। OS इंश्योर करता है कि मेमोरी एफिशिएंटली यूज़ और ओवरलैप या क्रैश ना हो। It also implements techniques like paging and segmentation for better performance. OS पेजिंग और सेगमेंटेशन जैसी टेक्निक्स यूज़ करता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। पेजिंग में आपका क्या होता है, पेजिंग आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। जब कोई प्रोसेस अगर रैम ज़्यादा ले रही है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में उठा के रख देता है, तो इस कॉन्सेप्ट को पेजिंग कहते हैं। जैसे कि रैम में और भी कोई अगर प्रोसेस क्यू में लगा है तो वो प्रोसेस रैम की मेमोरी को एलोकेट हो जाए। फाइल मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस फाइल्स एंड डायरेक्टरीज।
फाइल मैनेजमेंट ओएस का फंक्शन है जो फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करता है। अब अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो उसमें आप डायरेक्टली तो फाइल्स बना नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है जिससे आप फाइल बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, डिलीटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ओएस ऑर्गेनाइजेस डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। ओएस डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है हार्ड डिस्क में। इट कंट्रोल्स एक्सेस परमिशन टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। आप जो फाइल्स बनाते हैं उनको आप सिक्योर भी कर सकते हैं पासवर्ड लगा करके। इट ऑल्सो मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल लोकेशन प्रॉपर्टीज़। ओएस फाइल का लोकेशन और डिटेल्स ट्रैक करता है, जैसे साइज हो गया, टाइप क्या है फाइल का, पाथ क्या है फाइल का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, असेंबलर। An assembler is a system software that converts assembly language code into machine level code. assembler एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। इट ट्रांसलेट मेमोनिक इंस्ट्रक्शंस लाइक MOV, add, sub into binary instructions अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये MOV, add, sub जैसे इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझता है। द इनपुट टू एन असेंबलर इज़ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबलर को एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दिया जाता है, फिर उसको मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। द आउटपुट इज़ एन ऑब्जेक्ट फाइल। इसका आउटपुट एक ऑब्जेक्ट फाइल होता है। इट वर्क्स फास्टर देन अ कंपाइलर बिकॉज इट परफॉर्म्स 1-to-1 ट्रांसलेशन। ये कंपाइलर से फास्ट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट 1-to-1 कन्वर्जन करता है। ये एक असेंबली लैंग्वेज में कोड दिया गया है कि ऐड टू नंबर्स का कोड है ये। MOV AX005H, इसका मतलब है कि AX जो रजिस्टर है उसमें 5 को लोड कर दिया जाए। फिर MOV BX003H, जो BX रजिस्टर है उसमें 3 को लोड कर दिया जाए। ऐड AX BX, यानी कि AX में जो वैल्यू है और जो BX में जो वैल्यू, दोनों को ऐड करके वापस से AX में कर दिया जाए। तो AX में क्या स्टोर होगा, AX में पहले से 5 है और फिर बाद में 3 है, तो दोनों को ऐड करके 8 वापस से AX वाले रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी लो लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन की काफ़ी क्लोज होती है। जावा, C++ और सी लैंग्वेज हैं, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, बट असेंबली एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्रॉस असेंबलर। अ क्रॉस असेंबलर इज अ टाइप ऑफ असेंबलर दैट रन्स ऑन वन मशीन बट जनरेट मशीन कोड फॉर अनदर मशीन। क्रॉस असेंबलर एक मशीन पर रन होता है लेकिन दूसरी मशीन के लिए कोड बनाता है। सपोज़ आपके पास 2 सिस्टम है, एक S1 है और एक S2 है। तो S1 में जो क्रॉस असेंबलर है वो ऐसा मशीन कोड बनाएगा जो आप S2 में भी रन कर सकते हैं। इट इज़ यूज व्हेन द टारगेट सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट सिस्टम। S1 जो है जिस पे क्रॉस असेंबलर है और जिसमें मशीन कोड हमारा बनेगा वो होस्ट सिस्टम है और S2 हमारा टारगेट सिस्टम है। क्रॉस असेंबलर्स आर कॉमनली यूज इन एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट। एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट में क्रॉस असेंबलर्स का यूज़ होता है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग हो गई। दे हेल्प इन डेवलपिंग प्रोग्राम दैट फॉर डिवाइसेज दैट मे नॉट सपोर्ट डायरेक्ट प्रोग्रामिंग। ये उन डिवाइसेस के लिए प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है जो डायरेक्ट कोडिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोज़ हमारा S2 में कोडिंग सपोर्ट नहीं है तो S1 में हम क्रॉस असेंबलर यूज़ करके S2 के लिए मशीन कोड जनरेट कर सकते हैं। कंपाइलर। कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल कोड। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल कोड क्या होता है आपको पता होगा, जो 0 और 1 में होता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ पाता है। हाई लेवल लैंग्वेज होता है C++ और C जैसे प्रोग्राम, जावा जैसे प्रोग्राम जो ह्यूमन समझते हैं। इट चेक्स द एंटायर प्रोग्राम फॉर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर बिफोर एग्जीक्यूशन। ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक करता है एरर्स के लिए कि कोई भी प्रोग्राम में एरर तो नहीं है। द कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट वंस इनटू ऑब्जेक्ट और एग्जीक्यूटेबल कोड। ये पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल या ऑब्जेक्ट कोड में। इस चीज़ को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड C एंड C++ कंपाइलर्स, जैसे कि GCC कंपाइलर यूज़ करते हैं हम लोग। इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस यही है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है, वेयर कंपाइलर क्या करता था, कंपाइलर ऑल एट वंस कर देता था, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता था, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इट रीड्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन कोड। ये एक एक लाइन पढ़ता है और तुरंत कन्वर्ट करता है। एरर्स आर डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड इमीडिएटली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एरर तुरंत बताता है जिस लाइन में प्रॉब्लम होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड एज अ सेपरेट फाइल। ये अलग से ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है।
इट इज़ स्लोअर देन अ कंपाइलर बट यूज़फुल फॉर डिबगिंग। ये कंपाइलर से स्लो होता है लेकिन डिबगिंग के लिए यूज़फुल होता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है बट इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि डिबगिंग ईजी हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिंकर। अ लिंकर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। लिंकर मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। अब मान लीजिए आपका कोड है, अब कोड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो ये कंपाइल होने के बाद में आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लिंक करना होता है, तभी ये एक मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो पाएगा। इट रिजॉल्व्स एक्सटर्नल रेफरेंसेस सच एज फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ये एक्सटर्नल फंक्शंस और वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है। जैसे सपोज़ कोई ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया गया है, कोई ग्लोबल वेरिएबल इस कोड में यूज़ किया है, अब उस ग्लोबल वेरिएबल को इनसे कनेक्ट करने के लिए लिंकर का यूज़ होता है। इट असाइंस फाइनल मेमोरी एड्रेस टू प्रोग्राम कंपोनेंट्स। ये प्रोग्राम के पार्ट्स को फाइनल मेमोरी एड्रेस असाइन करता है। द आउटपुट ऑफ द लिंकर इज़ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी फॉर लोडिंग। लिंकर का आउटपुट एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो रन होने के लिए रेडी होती है। लोडर। अ लोडर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट लोड्स द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इनटू मेमोरी। लोडर एग्जीक्यूटेबल फाइल को रैम में लोड करता है। अब जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड रेडी हो गया है उसको ये रैम में लोड करता है, जिससे कि वो सीपीयू में जाकर के अब एग्जीक्यूट हो सके। इट एलोकेट्स मेमोरी स्पेस एंड ट्रांसफर द प्रोग्राम फ्रॉम स्टोरेज टू रैम। ये मेमोरी एलोकेट करता है और प्रोग्राम को स्टोरेज से रैम में लाता है। द लोडर प्रिपेयर्स द प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन बाय इनिशियलाइजिंग नेसेसरी सेटिंग्स। ये प्रोग्राम को रन करने के लिए रेडी करता है और सेटिंग्स इनिशियलाइज करता है। इट सेट्स अप एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट एंड रजिस्टर्स। जैसे कि हमने बताया रजिस्टर सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट होता है, तो कुछ भी डेटा अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में हमें डालना है तो ये लोडर उसको प्रिपेयर करता है। फाइनली इट स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और फाइनली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम होता क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है तो उसका अगर आपको लॉजिक लिखना है तो आप नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करके लॉजिक लिखते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक लिमिटेड स्टेप्स का सीक्वेंस होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम गिवन इनपुट। कि स्टेप बाय स्टेप बताता है कैसे इनपुट से आउटपुट तक पहुंचना है। एल्गोरिथम्स आर इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम लिखते टाइम हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ध्यान नहीं करते, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई टेंशन नहीं होती, हम सिर्फ लॉजिक पे फोकस कर रहे होते हैं। दे हेल्प इन प्लानिंग द लॉजिक बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। एक्चुअल कोड यानी कि सोर्स कोड लिखने से पहले हमें एल्गोरिथम लिखना होता है, जिससे कि हम उसका लॉजिक ढूंढ सकें। एंड एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस। एल्गोरिथम क्लियर, एग्जैक्ट और बिना कन्फ्यूजन का होना चाहिए। फ्लो चार्ट। जैसे एल्गोरिथम होता है वैसे ही फ्लो चार्ट होता है, बट फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का, जिसमें सिंबल्स और एरोज का यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड एरोज। इट शोज स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम और प्रोसेस। ये प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप फ्लो दिखाता है कि हमारा प्रोग्राम कैसे किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हमारे पास ये एक फ्लो चार्ट है। डिफरेंट सिंबल रिप्रेजेंट ऑपरेशंस लाइक इनपुट, आउटपुट एंड डिसीजंस। ये ओवल शेप होता है, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं, और ये इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग कोई भी स्टेटमेंट होता है तो उसके लिए ये डायमंड शेप का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहे होते हैं एरो डाउनवर्ड साइड में होता है। फ्लोचार्ट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक विजुअली एंड क्लियरली। फ्लोचार्ट लॉजिक को विजुअली और इजीली समझाने में हेल्प करता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन प्रोग्राम डिज़ाइन एंड सिस्टम एनालिसिस। ये प्रोग्राम डिज़ाइन सिस्टम एनालिसिस में यूज़ होते हैं। अब जैसे हमारे पास जो फ्लोचार्ट है वो है ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। अब इस फ्लोचार्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले स्टार्ट किया, रीड ABC, हम 3 नंबर्स का इनपुट लिया, फिर चेक करेंगे इज़ A ग्रेटर देन B। अगर A B से बड़ा है, यस है, तो A C से बड़ा है। अगर A B और C दोनों से बड़ा है तो फिर A इज़ लार्जेस्ट। बट अगर A C से छोटा है बट B से बड़ा है, देन ऑब्वियस सी बात है कि C इज़ द लार्जेस्ट। अगर A B से बड़ा नहीं है, छोटा है, नो वाली अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर हम लोग देखेंगे B A से बड़ा है, क्या B C से ही बड़ा है। अगर B C से भी बड़ा है और A से भी बड़ा है तो B इज़ लार्जेस्ट। बट अगर B C से छोटा है, B A से बड़ा है, दैट मीन्स ऑब्वियस है C इज़ द लार्जेस्ट। और एट द एंड हम लोग स्टॉप कर दे जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मेक्स द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट प्रोग्राम की लॉजिक को डायग्राम के थ्रू इजी बना देता है। इजी टू अंडरस्टैंड वही चीज़। दे हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड डीबगिंग ईजली। एरर्स ढूंढने
आसान हो जाता है और डीबगिंग में हेल्प करता है। दे एक्ट इज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर के लिए डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम करता है। डिसएडवांटेजेस फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, बड़े प्रोग्राम्स के लिए फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड ड्रॉ एंड मॉडिफाई, बनाने और चेंज करने में टाइम लगता है। एनी स्मॉल चेंज में रिक्वायर रीड्राइंग द एंटायर फ्लो चार्ट, कोई थोड़ा सा भी चेंज करना होता है तो पूरा फ्लो चार्ट फिर से बनाना पड़ जाता है, जो कि फिर से एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दे आर लेस फ्लेक्सिबल कंपेयर टू स्यूडो कोड, स्यूडो कोड की कंपैरिजन में कम फ्लेक्सिबल है। स्यूडो कोड क्या होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सोर्स कोड, सोर्स कोड इज़ द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर इन अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी। अब आप एज अ प्रोग्रामर अगर कोई भी कोड सी प्लस प्लस या जावा में लिखते हैं तो उसको सोर्स कोड कहते हैं। इट इज रिटन यूजिंग ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस एंड सिंटैक्स, ये ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस पे लिखा होता है जो इंसान समझ सकते हैं। सोर्स कोड इज़ ईजी टू रीड एंड मॉडिफाई, इसे रीड और मॉडिफाई करना ईजी होता है। द सोर्स कोड इज़ गिवन एज इनपुट टू द कंपाइलर फॉर ट्रांसलेशन, आप जो भी कोड लिखते हैं वो कंपाइलर को दिया जाता है जिससे कि वो उसको ट्रांसलेट करे और एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर सके। इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, आप जो कोड लिख रहे हैं जैसे ये सपोज़ ये कोड है तो ये आप समझ सकते हैं, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, ये कंपाइलर इसको कंप्यूटर के समझने लायक बनाएगा। इट इज़ यूजली स्टोर्ड इन फाइल्स विद एक्सटेंशन लाइक डॉट सी, अगर सी में लिख रहे डॉट सी यूज़ होता है, अगर सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं तो सी पी पी एक्सटेंशन का यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड इज़ द इंटरमीडिएट मशीन लेवल कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लेवल कोड होता है जो कंपाइलर जनरेट करता है। इट इज़ प्रोड्यूस आफ्टर ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड, ये सोर्स कोड कन्वर्ट होने के बाद बनता है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल एज इट में कंटेन अनरिजॉल्व रेफरेंसेज, ये डायरेक्टली रन नहीं होता क्योंकि कुछ रेफरेंसेस मिसिंग होते हैं। जैसे हमारे पास ये कोड है तो यहाँ पे printf हेलो, इसका काम है हेलो को प्रिंट करना, बट वो stdio.h की लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है तो ऑब्जेक्ट कोड में ये लिंक नहीं होता है, तो इसलिए ये अभी एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। ऑब्जेक्ट कोड इज़ यूजली स्टोर्ड इन .o और .obj फाइल्स, इनका एक्सटेंशन .o या .obj होता है। इट नीड्स टू बी लिंक्ड विद अदर फाइल्स टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, इससे लिंकर के थ्रू कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाया जाता है। अब यहाँ पे यूज़ लिंकर का होता है। एक्जीक्यूटेबल कोड, एक्जीक्यूटेबल कोड इज द फाइनल मशीन लेवल कोड जनरेटेड आफ्टर लिंकिंग ऑल ऑब्जेक्ट फाइल्स, एक्जीक्यूटेबल कोड फाइनल मशीन कोड होता है जो लिंकर के बाद बनता है। इट इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, ये डायरेक्ट कंप्यूटर पर रन होने के लिए रेडी होता है। इट कंटेन्स ऑल रिजॉल्व रेफरेंसेस एंड कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, जैसे ये जो अनरिजॉल्व रेफरेंसेस था तो ये भी रिजॉल्व हो जाता है, इसमें सब मिसिंग लिंक्स रिजॉल्व हो चुकी होती हैं और कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर एग्जीक्यूशन, इसको रन करने से पहले और प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ स्टोर्ड इन फाइल्स लाइक .exe एंड कैन रन डायरेक्टली ऑन द सिस्टम, ये .exe एक्सटेंशन में होता है। स्यूडो कोड, स्यूडो कोड इज़ अ सिंपल वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम, अब आपके पास एल्गोरिथम है और इसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करना है तो इसके जो बीच का स्टेप होता है उसको कहते हैं हम लोग स्यूडो कोड। एल्गोरिथम में हम लोग सिर्फ इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं और इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे होते हैं। स्यूडो कोड में हम लोग इंग्लिश प्लस प्रोग्रामिंग दोनों का यूज़ कर रहे होते हैं। इट यूजेस प्लेन इंग्लिश विथ प्रोग्रामिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है और लेकिन प्रोग्रामिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। इट हैज़ नो स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल, इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी सिंटैक्स रूल्स का यूज़ नहीं करना होता है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग प्रोग्राम लॉजिक, ये प्रोग्राम का लॉजिक प्लान करने में हेल्प करता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट, ये लिखने और समझने में ईजी होता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे ये एक स्यूडो कोड का एग्जांपल है, यहाँ पे स्टार्ट मतलब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इनपुट नंबर यूज़र से एक नंबर लिया जा रहा है। इफ़ नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0, चेक हो रहा है नंबर इवन है या नहीं है, प्रिंट इवन, अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन प्रिंट करो, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो प्रिंट ऑड, तो ऑड प्रिंट करो और फिर एंड, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम रेफर्स टू द स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मतलब प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना ताकि वो सही चले। एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लाइक हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन,
हर सी प्रोग्राम हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन से स्टार्ट होता है। 1 मिनट हम लोग इस प्रोग्राम पे नज़र डालें तो यहाँ पे ये हमारे पास प्री प्रोसेसर है। यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन प्रोटोटाइप है कि हमारा जो फंक्शन है सम फंक्शन वो कैसा दिखेगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं इनको पैरामीटर्स कहते हैं। ये 2 इंटीजर पैरामीटर्स ले रहा है। तीसरा ये हमारा पार्ट है मेन फंक्शन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का। और फिर ये है चौथा, ये हमारा एक्चुअल फंक्शन है सम फंक्शन, जो एक्चुअल वर्क कर रहा है और वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। प्रोग्राम 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, दूसरा तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम का। अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फंक्शंस एंड एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगन फ्रॉम द मेन फंक्शन। जो हमारा मेन फंक्शन है उसी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर ग्लोबली आउटसाइड फंक्शंस और लोकली इनसाइड फंक्शंस। वेरिएबल्स ग्लोबल या लोकल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न वैल्यूज। जैसे यहाँ पर जो सम फंक्शन है वो एडिशन का काम कर रहा है और वो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। कैसी वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, इसका डेटा टाइप इंटीजर है तो वैल्यूज़ भी इंटीजर ही रिटर्न करेगा। रिटर्न a+b। ये फ्लोट या डेसिमल वैल्यूज़ या कैरेक्टर वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर सकता। दिस स्ट्रक्चर मेक्स द प्रोग्राम ईजी टू रीड, डीबग एंड मेंटेन। इस स्ट्रक्चर से प्रोग्राम ईजी हो जाता है समझने और डीबग करने में। डेटा टाइप्स। डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। डेटा टाइप बताता है वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे इंट डेटा टाइप में इंटीजर नंबर्स वैल्यू स्टोर होती हैं। फ्लोट डबल में डेसिमल वैल्यूज स्टोर होती हैं। कैर डेटा टाइप में कैरेक्टर्स A B C D ये सब स्टोर होता है। दे स्पेसिफाई साइज रेंज ऑफ वैल्यूज़। ये साइज़ और वैल्यू रेंज डिफाइन करते हैं। दे हेल्प द कंपाइलर एलोकेट मेमोरी। कंपाइलर को मेमोरी एलोकेट करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल इंट फ्लोट कैर डबल। वो यहाँ पे आप जितनी भी डेटा टाइप्स आप देख सकते हैं। ये जो टेबल है आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। इसमें डेटा टाइप है, साइज़ बाइट्स में क्या उनका बाइट साइज़ होता है, ये रेंज है उनकी पावर फॉर्मेट में दी गई है और फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनका। दे इंश्योर करेक्ट ऑपरेशंस ऑन डेटा। ये इंश्योर करते हैं कि डेटा पर सही ऑपरेशन हो। दे इम्प्रूव प्रोग्राम रिलायबिलिटी। ये प्रोग्राम को रिलायबल बनाते हैं। वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा। वेरिएबल एक नेम मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ डेटा स्टोर होता है। इट्स वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल की वैल्यू एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकती है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है इनका नाम। गिवन दैट इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं इंक्लूड कर सकते हैं लाइक एट, हैश या एंड, ये सब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। में कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और अंडरस्कोर इंक्लूड होता है। ईच वेरिएबल हैज़ अ डेटा टाइप। हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज़। यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है। एग्जाम्पल इंट x इज इक्वल टू 10। ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है और ये उसकी वैल्यू स्टोर है। स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास डिफाइन द स्कोप, लाइफ टाइम, स्टोरेज लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल। स्टोरेज क्लास बताते हैं वेरिएबल कहाँ यूज़ होगा, स्कोप कितनी देर तक रहेगा, लाइफ टाइम क्या है और मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा। इट टेल्स हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल एग्जिस्ट। ये बताते हैं वेरिएबल कितनी देर तक मेमोरी में रहेगा। इट ऑल्सो डिफाइंस वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल। ये भी बताता है कि वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। इट डिटरमाइंस डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड मेमोरी टाइप। ये वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू और मेमोरी टाइप डिसाइड करता है। टाइप ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न। अब जैसे यहाँ पे एक कोड है, इस कोड को देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक वॉइड फंक्शन है जहाँ पे स्टैटिक स्टोरेज क्लास का एक एस वेरिएबल है, ऑटो क्लास का ए वेरिएबल है, रजिस्टर क्लास का आर वेरिएबल है। एस की वैल्यू 0 है, फिर इंक्रीमेंट हो रही है, देन प्रिंट हो रही है। 10 है ए की वैल्यू, देन प्रिंट हो रही है। आर की वैल्यू 5 है, देन प्रिंट हो रही है। हमारा फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा है। 2 बार कॉल होने का मतलब है सबसे पहले एस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, इंक्रीमेंट होगी, 1 हुई, प्रिंट 1 हुआ। 10 ए की वैल्यू प्रिंट हुई 10, आर की वैल्यू प्रिंट हुई 5। दूसरी बार फंक्शन कॉल हुआ। स्टैटिक क्लास के वेरिएबल की जब वैल्यू एक बार अपडेट होती है तो वो वही वैल्यू डिटेन रहती है, ये दोबारा से इनिशलाइज नहीं होता है। तो 1 इंट एस इज इक्वल टू 0 लिखा भले ही है लेकिन एस की वैल्यू 1 ही है। और 1 जब इंक्रीमेंट होगा एक बार तो एस की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्रिंट 2 हो जाएगा। ये वापस से इनिशलाइज होगा, जब प्रिंट होगा तो 10 प्रिंट होगा। आर फिर से इनिशलाइज होगा 5 तो 5 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ दूसरा जो है एक्सटर्न क्लास का वेरिएबल इंट एक्स है। अब इसका यूज़ ऐसे होता है कि कोई अगर हमारी फाइल है फाइल 1.c, वहाँ पे इंट एक्स की वैल्यू अगर 100 है तो उसको हम लोग एक्सटर्न क्लास का यूज़ करके
इस वाले कोड में अपना यूज़ कर सकते हैं और उसकी जो वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगी। एक बार कंपैरिजन टेबल पे नज़र डाल देते हैं। सबसे पहला जो हमारी क्लास है ऑटो वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ होता है, इसका स्कोप लोकल है, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकता है। इसका लाइफ टाइम ब्लॉक एग्जीक्यूशन है, ये तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक फंक्शन रन हो रहा है। इसकी मेमोरी लोकेशन स्टैक, ये स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज है, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू होती है। कीवर्ड यूज़ डिफ़ॉल्ट, कोई भी कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ऑटो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी क्लास रजिस्टर, स्कोप लोकल है, ये भी फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। लाइफ टाइम ब्लॉक एग्जीक्यूशन, ये भी फंक्शन के रन होने तक ही रहता है। मेमोरी लोकेशन सीपीयू रजिस्टर, ये सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है फास्ट एक्सेस के लिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज है, इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है। कीवर्ड यूज एक्सप्लिसिटली, रजिस्टर कीवर्ड हमें बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है। स्पेशल पॉइंट फास्टर एक्सेस, ये फास्ट होता है क्योंकि सीपीयू के अंदर स्टोर होता है। थर्ड क्लास है स्टैटिक, स्कोप लोकल ग्लोबल स्कोप है, ये फंक्शन के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी एक्सेस हो सकता है। लाइफ टाइम, ये पूरा प्रोग्राम रन होने तक एग्जिस्ट करता है, एंटायर प्रोग्राम। मेमोरी लोकेशन डेटा सेगमेंट, ये डेटा सेगमेंट में स्टोर होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। कीवर्ड यूज़, इसको भी अलग से मेंशन करना होता है। स्पेशल पॉइंट वैल्यू रिटेन रहती है, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि जो स्टैटिक क्लास का वेरिएबल था एस, उसकी वैल्यू रिटेन रही थी, 1 थी और फिर 2 हुई। एक्सटर्न, इसका भी स्कोप ग्लोबल है। लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम। मेमोरी लोकेशन डेटा सेगमेंट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। कीवर्ड यूज़ फॉर डिक्लेरेशन, एक्सटर्न कीवर्ड डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है। स्पेशल पॉइंट शेयर बिटवीन फाइल्स, जैसे हमने यहाँ देखा कि एक्सटर्न 2 फाइल्स के बीच में यूज़ हो रहा है। ये इनकी डेफिनेशंस लिखी, आप पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ मैंने आपको समझा दी, जैसा समझाया है वैसे वही चीज़ डेफिनेशन में लिखी हुई है। सिंटैक्स, सिंटैक्स refers to the set of rules that define how a program must be written. सिंटैक्स रूल का सेट होता है जो बताता है प्रोग्राम कैसे लिखना होता है। इट इंक्लूड्स करेक्ट यूज़ ऑफ कीवर्ड्स, सिम्बल्स एंड स्ट्रक्चर, इसमें कीवर्ड, सिम्बल्स और स्ट्रक्चर का सही यूज़ इंक्लूड होता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स रूल, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स रूल्स होते हैं। इनकरेक्ट सिंटैक्स लीड्स टू सिंटैक्स एरर, गलत सिंटैक्स लिखेंगे तो सिंटैक्टिकल एरर आ जाएगी। द कंपाइलर चेक सिंटैक्स बिफोर एग्जीक्यूशन, कंपाइलर रन होने से पहले सिंटैक्स चेक करता है। प्रॉपर सिंटैक्स इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, सही सिंटैक्स होना जरूरी है तभी प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब बात करते हैं एरर की। सो द फर्स्ट एरर इज सिंटैक्स एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स लैंग्वेज रूल्स, जब प्रोग्राम लैंग्वेज के रूल्स तोड़ता है तब सिंटैक्स एरर आता है। डिटेक्टेड बाय कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ये कंपाइलर कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट करता है। कॉज बाय मिसिंग सिम्बल्स, रॉन्ग कीवर्ड्स, ये मिसिंग सेमीकोलन या गलत कीवर्ड की वजह से होता है। सपोज अगर आप वेरिएबल का नाम ऐड से स्टार्ट करके रखते हैं देन इट विल थ्रो एन एरर, क्योंकि सिंटैक्स एरर है, वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। प्रोग्राम कैन नॉट रन अंटिल फिक्स्ड, जब तक प्रोग्राम ठीक नहीं होगा तब तक वो रन नहीं करेगा। एग्जाम्पल, सबसे कॉमन जो मिस्टेक लोग करते हैं वो सेमीकोलन मिस करना। रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये प्रोग्राम रन होने के टाइम होता है। हैपन्स इफ़ इवन इफ प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, अगर आपकी कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है तब भी रन टाइम एरर अकर हो सकती है। कॉज बाय इनवैलिड ऑपरेशंस, गलत ऑपरेशंस की वजह से होता है। मे क्रैश द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। एग्जाम्पल, डिवीज़न बाय ज़ीरो, जैसे अगर आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया है तो ये एक रन टाइम एरर थ्रो करेगा। लॉजिकल एरर अकर्स ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक इन प्रोग्राम, जब प्रोग्राम का लॉजिक गलत होता है तब लॉजिकल एरर आता है। प्रोग्राम रन्स बट गिव इनकरेक्ट आउटपुट, प्रोग्राम आपका रन हो जाता है लेकिन फिर भी आउटपुट गलत आता है। नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर, ये एरर कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता है। हार्डेस्ट टू फाइंड एंड फिक्स, ये लॉजिकल एरर होती है तो इसलिए इसको प्रोग्रामर को ही फाइंड करना होता है और फिक्स करना होता है। एग्जाम्पल, रॉन्ग फार्मूला, जैसे एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर देना। थैंक यू गाइस, आई होप आपको सभी टॉपिक समझ आ गए होंगे। इफ़ सो देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और आगे की यूनिट्स भी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं। और कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय गाइस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।